अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बिलाखिर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को, जो कि इमरान खान के बहुत करीबी साथी हैं और इत्तेहादी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब इमरान खान के एक और करीबी साथी परवेज़ इलाही, जो कि पहले उनके इत्तेहादी थे, बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, उनकी कल ही ज़मानत खत्म, यानी कि उनको मिली, रिहाई मिली और रिहाई के साथ ही उन्हें दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अब तक 12 मरतबा परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी डाली जा चुकी है मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर। एक मुकदमे से बरी होते हैं या एक मुकदमे में उनकी ज़मानत होती है, उनकी रिहाई का ऑर्डर मिलता है, अगले ही मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो एंटी करप्शन का, जिसका मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि एंटी करप्शन पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ मुकदमा तैयार हो रहा है। जो ही वो इस केस से बरी होंगे या इस केस में उनकी ज़मानत होगी, उस अगले एंटी करप्शन के केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो शेख रशीद को भी इसी तरह से आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी आपको पता है नाज़रीन के तब तक रहेगी, तब तक उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर पाबंद सरासर रखा जाएगा कि जब तक वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान नहीं कर देते। यही सूरत हाल शेख रशीद की भी है कि शेख रशीद साहब वो सियासतदान हैं जिनके बारे में लगता था कि वो सबसे पहले इमरान खान का साथ छोड़ने वालों में होंगे। जिस तरह से परवेज़ इलाही के बारे में या शाह महमूद कुरैशी के बारे में बात होती थी, लेकिन वो भी डटे हुए इमरान खान के साथ, और शेख रशीद साहब भी जो हैं वो भी डटे हुए इमरान खान के साथ। अब मसला शेख साहब का यह है कि उम्र के इस हिस्से में वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं तो उनके हल्के के अंदर चूँकि ज़्यादातर जो वोटर है वो इमरान खान का हामी है, तहरीक इंसाफ के वोटों से ही वो पंजाब असेंबली पिंडी से अपनी सीट निकालते हैं और उनके भतीजे भी तहरीक इंसाफ के बराह रास्त टिकट के ऊपर वो इलेक्ट होते हैं। हालांकि शेख रशीद साहब का अपना ताल्लुक अवामी मुस्लिम लीग से है, उनका भतीजा भी अवामी मुस्लिम लीग से ही था, लेकिन वो इलेक्ट जो है वो तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान पे हुआ था। तो अब शेख साहब को दोबारा से बेरिया टाउन से हिरासत में लिया गया है और पिछली मरतबा भी उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर आंखों पर पट्टी बांध के फिराया गया था। उस वक्त तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी जो है वो मकसूद नहीं थी, बल्कि उनकी जो तकारीर थी जिसमें वो हिट कर रहे थे कुछ शख्सियात को, कुछ इदारों को, उस पर उन्हें उसकी पादाश में हिरासत में लिया गया था। लेकिन इस मरतबा जो शेख रशीद की गिरफ्तारी है वो पर्टिकुलरली उनके जो ट्वीट्स आते हैं, जो उनके बयानात आते हैं, अब ज़ाहिर है पहले तो पीडीएम गवर्नमेंट को वो टारगेट करते थे, वो तो चली गई है। तो अब शेख साहब ने फिर से ज़रा अपनी तोपों का रुख कहीं और मोड़ना शुरू कर दिया था आहिस्ता आहिस्ता। तो शेख साहब का मसला सिर्फ यही है कि उन्हें अब इमरान खान को छोड़ना होगा, इसीलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है और लगता है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ही शेख रशीद साहब को रिहाई मिलेगी। दूसरी तरफ नाजरीन, आज शेख साहब की हिरासत एक ऐसे मौके पर हुई है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो एक इंसाफ पसंद, एक असूल परस्त जज के तौर पर जाने जाते हैं, अब जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया, उनके हल्फ उठाने के कुछ ही घंटों के बाद शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म कोई नहीं है, केस कोई नहीं है, केस उनका एक ही है, जुर्म उनका एक ही है, वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादारी निभाना है। तो उनकी गिरफ्तारी जो है, बाकी जिस तरह से परवेज़ इलाही इतने अरसे से गिरफ्तार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन जिनमें इंतहाई ज़ईफ़ुल उम्र अब यास्मीन राशिद साहिबा हैं, बाकी लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के बारे से जो मामला है उस पर देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं, क्या उनका लाएमल होता है। वैसे तो ख़बरें पिछले दिनों कुछ इस तरह की आ रही थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी मैनेज कर लिया गया है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं आया, चूँकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो किसी दबाव में आने वाले शख्स तो है नहीं। लेकिन यहाँ अब देखते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, पर्टिकुलरली अपने असूलों के मुताबिक चलते हैं या वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। असूलों पर चलेंगे तो तारीख में उनका नाम रोशन जो है वो हरूफ में लिखा जाएगा, जबकि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, समझौते करेंगे, तो फिर उनका नाम भी जो है वो भी तारीख के अंदर गुम होकर रह जाएंगे या बुरे अल्फाज में याद रखे जाएंगे। जिस तरह से उमर अता बंदयाल साहब एक बहुत ही बुरी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि एक फैसले से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उड़ा दी, अगले फैसले से उन्होंने पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत उड़ा दी। तो मुल्क के अंदर सियासी जो अदम इस्तेहकाम रहा पिछले 1.5 साल से, उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो जनरल बाजवा के साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भी आती थी। तो इसलिए देखते हैं कि वो किस तरह की लेगेसी जो है वो छोड़ के जाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो हल्फबर्दारी की तकरीब जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो आपने टीवी स्क्रीन पे देख लिया, उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने अपनी बीवी को बुला लिया, सरीना ईसा साहिबा को,
حلف کون لے رہا ہے؟ عارف الوی صاحب لے رہے ہیں، جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا ان کی نااہلی کا، اور ان کے اس ریفرنس کی تحقیقات کے دوران، تفتیش کے دوران، ان کی بیوی سرینا عیسیٰ ہاتھوں میں چھڑی لیے کبھی ایف بی آر کے چکر لگا رہی تھیں، کبھی تحقیقاتی اداروں کے سامنے پیش ہو رہی تھیں، سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کی بیوی ہوتے ہوئے. تو ویسے بری بات نہیں ہے کسی جج کی بیوی کو اگر کہیں جا کے پیش ہونا پڑتا ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں اس طرح کی روایات ہیں نہیں، تو ذرا یہ معاملہ ذرا غیر معمولی سا لگتا ہے. تو انہیں ساتھ بلا کے کھڑا کر لیا کہ وہ بھی ذرا ان کے ساتھ، انہوں نے بھی سفر کیا تھا اس جو ان کا جرنی ہے، جو ان کی مشکلات تھی اس میں ان کی بیوی نے بھی کافی زیادہ سفر کیا. سفر سے مراد میرا انگریزی والا سفر ہے، اردو والا سفر نہیں ہے. تو انہیں بھی ساتھ کھڑا کر کے، ایک تو انہوں نے، اچھی بات ہے کہ اپنی بیوی جو کہ ان کی شریک حیات ہیں انہیں بھی ساتھ کریڈٹ دیا کہ ساتھ حلف برداری کی تقریب میں ساتھ کھڑا کیا، اچھی بات ہے، وہ اکنالج کرتے ہیں ان کی سروسز کو. لیکن ساتھ ساتھ ایک میسیجنگ بھی ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر ایک میسیج موجود ہوتا ہے. تو اس کے اندر وہ میسیجنگ بھی تھی کہ عارف الوی صاحب وہی ہیں آپ جو میری ڈسکوالیفیکیشن آپ چاہتے تھے، تو آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے اگلے چیف جسٹس کا حلف اٹھا رہا ہوں، آپ بھی میرا حلف لے رہے ہیں، اور میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہے جس کو آپ نے عدالتوں کے چکر لگوائے. دوسرا ناظرین، انہوں نے میسیج دے دیا ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ہی از ہولڈنگ دا گرجز، وہ گرج ہولڈ کر رہے ہیں. اپنی بیوی کو انہوں نے آج بلا کر حلف برداری کی تقریب میں ساتھ کھڑا کر کے یہ پیغام ان تمام قوتوں کو دے دیا ہے، جن میں ظاہر ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی دو عمران خان کلیئر کر چکے ہیں کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو مجھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی کہ فوجی ادارے نے، یعنی کہ فوج نے مجھے کہا تھا کہ یہ ریفرنس ان کے خلاف بھیجا جائے، ان کے کہنے پہ ہم نے ریفرنس بھیجا تھا، میرا یہ ذاتی فیصلہ نہیں تھا. وہ اس وقت کے ڈی جی آئی سے فیض حمید پہ ڈال رہے ہیں، جنرل باجوہ پہ ڈال رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے استعمال تو آپ ہوئے. بہرحال اب اس میں ایک چیز تو واضح آ گئی ہے کہ وہ کسی کو شاید بخشنے والے نہیں ہیں. اور دوسرا ناظرین، آج ان کی تقریب حلف برداری پہ ایک اور خاص چیز یہ ہوئی کہ وہ کسی سے ہاتھ تو نہیں ملاتے جب سے کووڈ ہوا اس کے بعد، لیکن ایک ان کی ملاقات رہی، غیر رسمی گفتگو ان کی رہی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، ان کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی تھے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب تو ظاہرہ ہوسٹ تھے، اور چوتھے ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر آرمی چیف اور ڈی جی آئی صاحب بھی اس تقریب میں موجود تھے. اور ان سارے جو بڑے ہیں، ان 4-5 بڑوں کی آج تقریباً کوئی 40 منٹ کی آپس میں غیر رسمی گفتگو ہوئی، اور بڑی کہتے ہیں خوشگوار موڈ میں، بڑی انفارمل سی ان کی ڈسکشن آپس میں جاری رہی ہے، گپ شپ جاری رہی ہے. پہلے اندر ان کی گپ شپ ہوئی ہال کے اندر، پھر جا کے ان کی چائے کے اوپر جو ہے ان 4 بڑی شخصیات کی، بلکہ 5 بڑی شخصیات کو بھی شامل کر لیتے ساتھ، ان 4-5 بڑی شخصیات کی آپس میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ظاہر ہے اہم میٹرز بھی زیر بحث آئے ہوں گے، جو ملک کے مستقبل کے حوالے سے سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح سے ملک کو آگے بڑھانا ہے، وہ ساری چیزیں زیر بحث سرسری طور پر آئی ہوں گی. ذرا ان ڈیٹیل اس طرح کی باتیں تو اس طرح کی میٹنگز کے اندر نہیں ہوتی ہیں. اب ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تو بن گئے ہیں، ان کے آگے امتحانات بہت بڑے ہیں. ایک تو اس وقت جو عمران خان کے ساتھ، یعنی 2 وزرائے اعظم ان کے سامنے ان کے کیسز کھڑے ہیں. ایک میاں نواز شریف کا جس نے ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے یہ تاثر قائم کیا کہ عمر عطا بندیال کے جانے کے بعد وہ پاکستان بھی آئیں گے، اپیل بھی دائر کریں گے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک لینئنٹ جج سمجھتے ہیں. تو اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ جناب میاں نواز شریف کے ساتھ ان کا کوئی فکس میچ ہے کہ وہ ان کے دور میں پاکستان آئیں گے، ان کے دور میں آ کے وہ اپنی اپیل دائر کریں گے. تو میرے خیال سے اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خدمت نہیں کی گئی، بلکہ انہیں تھوڑا ان کے امیج کو ٹارنش کیا گیا ہے انڈائریکٹلی، اور دوسرا ان کو ایک مشکل سچویشن میں ڈالا گیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ان ایڈورٹنٹلی، غلطی سے. دوسرا ناظرین، عمران خان دوسرے وزیر اعظم کا کیس ہے جو کہ اٹک جیل کے اندر پابند سلاسل ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہے عامر فاروق صاحب، وہ تو ہفتے سے زائد ہو گیا ہے، فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے ہیں کہ ان کا ٹرائل اٹک جیل میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ٹرائل کے بعد ایک اور اس کی سماعت بھی ہو چکی ہے 26 تک کی، جن کا جو ہے ریمانڈ بھی، جوڈیشل ریمانڈ پر بھی عمران خان جو ہے انہیں مزید ڈال دیا گیا ہے. لیکن اصل امتحان ان کا یہی ہے کہ جو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، ان پہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے ایک تو کیس لگا لیا ہے آج ہی، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، جس میں ان کی اپنی پاورز کے کم کیے جانے کے حوالے سے قانون سازی حکومت نے کی تھی کہ جبکہ 184(3) کے تحت از خود نوٹس لیا جائے گا، تو اس کی جو پاورز ہیں وہ پہلے اکیلے چیف جسٹس کا اختیار ہوتا تھا بینچ بنانے کا اور باقی چیزوں کا. تو اب وہ اختیار لے کے چیف جسٹس کے ساتھ سینئر موسٹ جو 2 ان کے بعد ججز نمبر 2 اور نمبر 3 ان کو بھی اس 3 رکنی کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا تھا کہ اب وہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اثر کیس پہ از خود نوٹس بنتا ہے، انسانی حقوق کا معاملہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، بنیادی انسانی حقوق کا. تو
अवामी मुफाद का ये केस बनता है या नहीं बनता, तो उसको एवेल्यूएट करने के लिए 3 रुकनी कमेटी करेगी। हालांकि पहले चीफ जस्टिस अकेले ये करते थे, तो अपनी पावर्स के बारे से उन्होंने इस फैसला करने के लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दे दी है 14-15 दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल। और इस पर आज ही पहली समाअत होने जा रही है, जिस पे उनकी ख्वाहिश ये भी है चीफ जस्टिस साहब की कि इसको बराह रास्त नशर भी किया जाए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को। एक अच्छा फैसला उनका है, लार्जर बेंच बना दिया, लेकिन ज़ाहिर एक सियासी मामला है। इसके अलावा उनका जो बड़ा इम्तिहान जिस तरह मैंने बात की चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ को या कोई ख़ास रियायत दी जाती है, वहाँ पर भी उनका बड़ा रोल बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो फौजी अदालतों के हवाले से केस है, उमर अता बंदियाल साहब की बात करूँ, बड़े शातिर समझते थे अपने आप को। उन्होंने ये ऐसा मामला था जिसको वेल लेफ्ट करते हुए उन्होंने जस्टिस काजी फाइज की कोर्ट में डाल के खुद रिटायर होकर घर चले गए। उसकी समाअत उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी थी। अब वो समाअत जो है वो केस टेकअप करना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो उस वक्त तो बेंच से अलग हो गए थे, लेकिन अब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, अब वो शायद किसी और को बेंच जो है वो बेंच में डाल के कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके खुद उस बेंच से अलग रहे। लेकिन अब ज़ाहिर उन्हें इस केस को आगे लेके चलना है, बढ़ाना है, मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, किसी को उन्होंने बेंच में ये केस असाइन करना है। तो ये केस भी उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं। वैसे बाय द वे जो रिसेंटली बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में जिन फौजियों की सज़ाओं के हवाले से आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर, तो वहाँ पे ये बात जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने फैसले में लिखी थी। वहाँ ये बात उन्होंने स्पेसिफिकली लिखी है कि फ़ौजियों का ट्रायल जो है वो फौजी का यानी कि जो मिलिट्री एक्ट है या ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट है उसके फ़ौजियों का ट्रायल जो है वो सर्विस के अंदर जो लोग हैं उनका ट्रायल उसके अंदर होना चाहिए। तो इस तरह का उसमें इशारा भी आया था। बहरहाल ये उनके बड़े इम्तहानात हैं, देखते हैं वो किस तरह से इन इम्तहानात से निकलते हैं। बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो नोक चोक शुरू हुई थी, कल मैंने आपको खबर दी थी कि PMLN की टॉप लीडरशिप ने मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की फर्स्ट और सेकंड ईयर लीडरशिप को मना कर दिया है कि आपने पीपल्स पार्टी के बारे में बयानात नहीं देने, चूँकि मियाँ साहब अगली गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अकेले वो बना नहीं सकते, पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन बनानी पड़ेगी। तो आज पीपल्स पार्टी के बारे में इस तरह के बयान देते हैं तो दूरियाँ आ सकती हैं। PTI पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के कहीं करीब ना चली जाए, इतना दीवार से ना लगाया जाए। तो मियाँ साहब को इस बात का खदशा है, अगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ करीब हो जाते हैं तो वो भी एक तगड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो मियाँ साहब पीपल्स पार्टी को लूज नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने पार्टी को मना किया था कि आप लोगों ने कोई बयान नहीं देना पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो उसी पे आज हमने देखा कि हनीफ अब्बासी साहब ने जो कल बयान दिया था भुट्टो के बारे में, उस पर उन्होंने माजरत कर ली, मुआफ़ी मांग के अपना बयान वापस ले लिया। तो पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान मामला ठीक हो जाएंगे। असल मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस अगले इलेक्शन के अंदर दी जाती है, स्पेस तहरीक इंसाफ को लिमिटेड स्पेस, या वो भी उससे छीन ली जाएगी। इस हवाले से भी अहम फैसले अगले हफ्ते हो जाएंगे। इस आने वाले हफ्ते में यानी आज का जो सोमवार का दिन है उसमें चेयरमैन नैब ने भी जो एहतसाब के कवानीन के अंदर तरामीम की गई थी, नैब कानून में की गई तरामीम को स्ट्राइक डाउन जो किया गया 7 तरामीम को, उसके ऊपर क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर जो हैं या फिर बहुत सारे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं या जो बड़े सियासतदान हैं हमारे, उनके केसेस दोबारा से खुल रहे हैं, उस हवाले से चेयरमैन नैब ने अहम इजलास बुला लिया है। देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में रवायती तौर पर जो एक नारा लगता आया है कि इंतखाब से पहले एहतसाब, क्या ये नारा फिर से लगने जा रहा है, फिर से कोई एहतसाब की ड्राइव पाकिस्तान के अंदर शुरू होने जा रही है। ऐसे मौके में कि जब एक हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कोई मैंडेटेड गवर्नमेंट नहीं बैठी, कोई एहतसाब का सिलसिला अगर शुरू होता है, पॉलिटिकल विच हंट इसे समझा जाएगा। मेरा से इंतखाब के बाद जो गवर्नमेंट आती है वो अगर इसे बेहतर अंदाज में लेके आगे चले तो वो एक बेहतर एहतसाब हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि होता क्या है। अगर एहतसाब होता है तो वो जेन्युइन एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब की नीयत से एहतसाब होना चाहिए, किसी को गिरा के किसी को उठाने की नीयत से एहतसाब नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मज़ीद डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।